हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्या मंदिर टूजेज। आज हम लोग जानने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ऐसे वो सारे प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी था, इन्वायरमेंट को संरक्षण करना, वन्य जीव प्राणियों को संरक्षित करना। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क, सेंचुरीज या बायोडाइवर्सिटी पार्क्स पाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं। वो क्यों जरूरी था? क्योंकि हमें वन को संरक्षित करना था, वन्य जीवों को संरक्षित करना था, जल को संरक्षण करना होता है। इन वजहों से ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि 20वीं सदी में जो है टाइगर की संख्या की अगर बात करी जाए तो भारत में कितने थे? आपको 55,000। कितने थे? 55,000 टाइगर थे। कितने? 55,000। वहीं पर अगर आप 1973 में आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रह जाती है कितनी? 1827 के बराबर। 1827 टाइगर रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, संकेत है कि एनिमल पोचिंग हो रही है, एनिमल की हंटिंग हो रही है, टाइगर को मारा जा रहा है, टाइगर के हैबिटेट को तबाह किया जा रहा है। और सरकार को ये एक संवेदनशील मुद्दा दिखा कि अगर इनको बचाया नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होने लग जाएगा। समझ रहे हो बातों को? जंगल का राजा ही गायब तो फिर जनता करेगी क्या? समझ गए? तो 1973 में एक लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत ये सारी चीजें डाली गई कि एनिमल पोचिंग या फिर टाइगर की हंटिंग वंटिंग पे बैन लगा दिया गया, बिल्कुल बुरी तरीके से, कि अगर कोई करता है तो 10 साल तक की उनको सजा हो सकती थी। तब जाकर के अभी की संख्या की अगर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 3682 के आसपास। अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जो हमारे पास जितना तादाद में हमारे पास टाइगर थी। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी रफ्तार से हंटिंग हो रही थी, उस रफ्तार में कमी आई है और उसमें हम अब इजाफा करने की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, जितना बच गया है उसमें इजाफा किया जाए। ठीक है। टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा जहां पर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर भी टाइगर पाए जाते हैं। सरिस्का राजस्थान, बहुलतः या फिर मूलतः आपको टाइगर इन सारे राष्ट्र पार्क और अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? चलिए, अब इनसे रिलेटेड दो सवाल को हम लोग देखते हैं कि बाघों की तेजी से घटती आबादी को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो आप लगा करके आएंगे 1973। क्या लगा करके आओगे भाई? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। और ये कब शुरुआत करी गई थी? 1936 में। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क ये है। समझ गए? और ये अंग्रेजों के समय में ही स्टार्ट किया गया था। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, वैसे तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जितने सारे हैं थे वो सब हमने करवा दिए हैं। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आप जाकर के देख लीजिए, तो उसमें सभी लगभग 28 राज्य का, 28-29 राज्य का जितने भी हैं सबको हमने करवा दिया है। एक आध इसमें चलिए फिर से देख लेते हैं। काजीरंगा एवं मानस की बात करते हैं तो काजीरंगा जो है वन हॉर्न राइनोसिरस के वजह से जाना जाता है। वन हॉर्न राइनो के वजह से जाना जाता है। और मानस में जो है मानस अभ्यारण्य जो है ये कहां पर स्थित है? आपको असम में स्थित है, जैव संरक्षण क्षेत्र के तौर पर इसको जानते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहां पर स्थित है? गुजरात में है। कहां? गुजरात में। और किसके वजह से प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों, एशियाटिक लायन के वजह से प्रसिद्ध है। याद रहेगा। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रीवियस लेक्चर जाकर के देख लीजिए, हर एक में लगभग जितने भी नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी या फिर सेंचुरीज हैं सभी पर हमने चर्चा किया है। एक्चुअली इससे क्वेश्चन बताना है मुझे। एक सिंग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो क्या वो गिर है? नहीं है। सुंदरवन है? नहीं है। पेरियार है? नहीं है। कौन सा है? काजीरंगा है। काजीरंगा है जो कि असम में मिल रहा है आपको। एशियाई शेरों, एशियाटिक लायंस के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? हमने कहा था कि गिर गुजरात, गिर गुजरात, गिर गए गुजरात में, है ना? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा। समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए, किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन के लिए। जन आंदोलन, चिपको आंदोलन। अब हम लोग देखेंगे जन आंदोलन, कुछ कुछ ऐसे आंदोलन जो इन्वायरमेंटल के लिए बहुत जरूरी था,
उनके वजह से एनवायरमेंट को बड़ा फायदा हुआ। जैसे कि चिपको आंदोलन है, संरक्षण में बड़ा मदद किया। उन सारे लोगों के लिए जो एनवायरमेंटलिस्ट थे या फिर कहिए एनवायरमेंट पर्यावरण प्रेमी थे, उनको एक सहारा मिला, उनको एक उद्देश्य मिला, रास्ता मिला कि ना भाई, है ना, अब किया जा सकता है। अब लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, हर लोग सभी कोई साथ आ रहे हैं, है ना, लोगों में जागरूकता फैलाना आसान होने लग जाएगा चीजें, है ना। एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है तो उस एग्जाम्पल से आप बताते हो ना कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। तो वही चीजें सभी पर्यावरणविद को ये चीजें बहुत अच्छी लगी, इनको अवार्ड भी मिलता है। अभी देखते हैं पहले क्या है। 1970 के दशक में उत्तराखंड में जो है गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल में चमोली जिले, कौन सा जिला है, चमोली जिला है, वहां पर जो ठेकेदार लोग थे उनको टिम्बरिंग करने की सरकार ने अनुमति दे दी थी कि आप जाइए पेड़ वेड़ काट करके जो भी लकड़ी वगैरह का काम का इस्तेमाल में लाते हैं आप ला सकते हैं। तो वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने इसका सख्ती से विरोध किया कि नहीं भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारा अपना जिन चीजों पर दिनचर्या निर्भर करता है, जिस पर हमारा जीवन यापन है, जिस पर पूरा विश्व टिका हुआ है, पेड़ पौधे, इन्वायरमेंट पर, उसको आप इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, काट नहीं सकते हैं। तो वहां पर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला कि पर्यावरण को मतलब पेड़ को काटने से बचाने के लिए एक अनोखा अंदाज में उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया कि पेड़ से चिपक गए। क्या किया, पेड़ से चिपक गए कि कुल्हाड़ी चलाना है तो पहले मुझ पे चलाओ फिर पेड़ पे चलाना। तो उनको रोकना पड़ गया। ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। कब, 1983 में आपको देखने को मिलता है। सॉरी 1970 तो सही है यार, है ना। ठीक है, यही चीजें हैं, 1970 सही है, सही है, सही सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुष वृक्षों से लिपट चिपक कर खड़े हो जाते थे ताकि कुल्हाड़ी न चले। ठीक है, इनके जो प्रमुख इनके जो प्रमुख नेतृत्वकार थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और उसके बाद चंडी प्रसाद, और एक थे जिनका नाम था गौरी जी। ठीक है, गौरी जी आपको याद रहेगा नाम से। तो इनको जो है चिपको वुमेन भी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, चिपको वुमेन के नाम से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चिपको वुमेन किसका टाइटल है, तो गौरी जी का है। परिणाम स्वरूप सरकार को क्या करना पड़ा कि 15 साल के लिए उस पर काम पर रोक लगा दी गई। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा इसके बारे में कि पर्यावरण रक्षा हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो आंख बंद करके आप टिक लगा करके आएंगे, उत्तराखंड। दूसरा सवाल है प्रैक्टिस मोड में, चिपको आंदोलन के मुख्य सर्वमान्य नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के मुख्य सर्वमान्य नेता कौन आपको देखने को मिलेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में कौन, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपिको आंदोलन एक और मूवमेंट जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में हुआ, और ये कंप्लीटली इंस्पायर्ड था, है ना, किस पर, चिपको मूवमेंट पर। यहाँ पर अपिको जो नाम दिया गया, ये नाम भी चिपको से ही मिलता जुलता रहा, क्योंकि उसका मीनिंग होता है, अपिको का मीनिंग होता है गले लगाना। हाँ, कन्नड़ में इनका क्या मीनिंग होता है, कन्नड़ा में, के मतलब गले लगाना। लगभग उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये चीजें करी गई थी। समझ गए बात को। और ये लाया कब क्या था आपको 1983 में आपको देखने को मिलता है अपिको मूवमेंट। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और ये चांसेस रहता है कि आपको सवाल पूछा ही जाता है इस पे कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों से होने वाले वन विनाश और विस्थापन के खिलाफ एक आंदोलन जिसकी नेतृत्व किसने करी थी, मेधा पाटकर ने। किसने किया है, मेधा पाटकर द्वारा किया गया था, और बाबा आमटे, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। अक्सर ऐसा होता है, मेधा पाटकर तो चलिए बता दीजिएगा, बाबा आमटे भूल जाइएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला भी नाम पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना आवश्यक हो गया। नर्मदा नदी पर अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था, विद्रोह का कारण क्या था। विद्रोह का कारण ये था कि 250 से अधिक गांव क्या कर रहे थे, गांव का जो जगह होता है वो सब इसमें बह रहे थे, खत्म होना था, उनको विस्थापन करना था। वहां पर बस रहे लोग लगभग 2 लाख से प्लस लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब अपना घर जगह
सब चीज छोड़ के कहीं और जाना पड़ता अगर ये बांध बना दी जाती। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर बांध बनाते हो, इधर आबादी बस रही है तो इधर आबादी बस रही है तो ये सब पूरा पानी से भर जाएगा ना भाई। भरेगा तो यहाँ पर जो गाँव वाँव बसे हुए हैं तो सबको भागना पड़ेगा, नहीं तो पानी में तो नहीं रह सकता है। तो जिसके वजह से 250 गाँव का नुकसान हो रहा था और पेड़ पौधे तकरीबन तकरीबन जो है 40,000 हेक्टेयर के आसपास जो है नुकसान हो रहा था, पेड़ पौधे का नुकसान हुआ है, ठीक है, मतलब उसमें डूबने वाले थे। तो जिसके वजह से मेधा पाटकर जी ने क्या किया, उनके खिलाफ आकर के विद्रोह किया। और एक नाम जो आप सभी जानते हैं, उस नाम को भी मैं बता ही दूं यहाँ पर, चलिए क्या है अरुंधति राय, आप जानते हैं इनको, अरुंधति रॉय, ठीक है, इंडिया की फेमस नॉवलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा नॉवल लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह इनका बहुत शानदार रहता है। इन्होंने बहुत साथ दिया था, ठीक है, इन्होंने बहुत साथ दिया था। बाद में फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जब स्टार्ट हो गया था, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट तब हुआ कि सरदार सरोवर डैम बनना था। कहां पर? सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम बनना था भाई? सरदार, एक सेकेंड यार, सरोवर डैम बनना था। इससे फायदा किस किस को होने वाला था, कौन कौन से? महाराष्ट्र हो गया, नर्मदा नदी बहती भी इन सारी जगहों पर है, महाराष्ट्र। दूसरा स्टेट हो जाएगा गुजरात, मेनली गुजरात था। तीसरा स्टेट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, समझ गए बात को? सरदार सरोवर डैम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचने वाला था सरदार सरोवर डैम से। और ये बनाया किस पे जा रहा था? तो नर्मदा रिवर पर। किस पे बनाया जा रहा था? नर्मदा रिवर पर। किस पे बनाया जा रहा है? नर्मदा रिवर पर, नर्मदा रिवर पर। फंडिंग किसने की थी, कोई बता सकता है? फंडिंग किसने की थी? तो फंडिंग करी गई थी इनका वर्ल्ड बैंक के तहत। किसके तहत? वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया था। लेकिन 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में रिटर्न हो गया। फंडिंग क्या कर दिया गया? रिटर्न कर लिया गया, वापस मांग लिया गया, है ना। फंडिंग को वापस कर लिया गया, भैया हम नहीं करने देंगे, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लोग तैयारी नहीं हो रहे हैं आपके यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, तो हम क्यों ही करें। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कोट कहा था अपने जमाने में कि जो मॉडर्न बांध है, मॉडर्न डैम है, भारत का मंदिर है, मॉडर्न मंदिर है। उनको ये मंदिर से उन्होंने संज्ञान दी थी बांध के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है कि 1993 में फंडिंग वापस ले लेते हैं। फिर 2000 ईस्वी में आगे जैसे ही आइएगा, 2000, है ना, 2000 में आइएगा तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि भैया ये नर्मदा रिवर पर जो सरदार सरोवर डैम बनना है, इनको कंटिन्यू किया जाए और काम को कंप्लीट किया जाए। उसके साथ ही साथ जितने गांव उनसे अफेक्टेड हो रहे हैं या फिर जो पेड़ वेड़ अफेक्टेड हो रहे हैं, उनका पहले सब्स्टिट्यूट निकाला जाए, उनको उनके बराबर उनको जगह कहीं और दिया जाए, विस्थापित किया जाए, उनको पहले सेटलमेंट सब चीजें सेट कर दो, उसके बाद आप डैम का काम शुरू करो, डैम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने दे रखा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में चिपको आंदोलन की तर्ज पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन के तर्ज पर कौन सा चलाया गया था? अपिको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस पर्यावरणविद ने किया था? किस पर्यावरणविद ने किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो मेधा पाटकर दे दे, या फिर बाबा आमटे दे दे, या फिर अरुंधति राय दे दे, आप तीनों में लगा करके आ सकते हो। यस और नो? समझ गए नहीं समझ गए? अब बताओ ये सारी चीजें क्लियर हुई नहीं हुई, है ना। देखो इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत तो है मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। हर एक टॉपिक के बाद आपको एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ये कितनी अच्छी बात है। तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको मेरी जिम्मेदारी लगती है। इस बात को समझिए, ठीक है। जिस जिम्मेदारी के साथ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ से आपको करवाया जा रहा है इतने मेहनत के साथ, तो आपको भी आवश्यकता है कि आपको भी मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। जितना मेहनत आप कीजिएगा, हमारा मेहनत तब रंग लाएगा, नहीं तो हमारा मेहनत तो बस यूट्यूब पे पड़ा रह जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको जो देखने को मिलेगा, उजड़े हुए वनों के पुनरुद्धार हेतु स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटीज एवं वन विभाग की संयुक्त भागीदारी होती है। गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज कह सकते हैं या वन विभाग के कह सकते हैं, उनके साझेदारी से होता है कि क्या करते हैं ना वहाँ के मतलब गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ के आसपास के गांव वालों को, लोकल कम्युनिटी को कह देता है कि आपकी जिम्मेदारी के अंदर में रहा, आप इनको प्रोटेक्ट कीजिए। और जब यहाँ से कोई फल मिले, जब कोई फ्रूट्स मिले या फिर टिम्बरिंग होगी, तो उसका एक निश्चित परसेंटेज आपको दिया जाएगा, शर्ते के आप किसी तरह का इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं कर सकते, एनिमल को नहीं मार सकते या फिर जीता जागता पेड़ को नहीं मार सकते, नहीं काट सकते। समझ रहे हो? पेड़ खराब हो गया, बहुत उम्र हो गया, अब उनको काटा जाना चाहिए, तब काटेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके बाद आपको कुछ न कुछ शेयर दिया जाएगा, पूरे कम्युनिटी को शेयर दिया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ रहे हो? गांव की सुरक्षा समिति बनाकर वनों की रक्षा की जाती है और बदले में गैर इमारती वन उत्पाद, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस प्राप्त होते हैं। नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जो भी है, वो सारी चीजें उनको, जो फल फ्रूट्स वगैरह, शहद वहद है, वो सब चीज वहां से वो लोग काट पाट के लेकर के जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला राज्य जो इसका प्रस्ताव को पास किया था, तो वो कौन थे? उड़ीसा थे, और 1988 में किया था। कब किया था? 1988 में किया था। क्या याद रहेगा? कोई दिक्कत है? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFMM का पहला औपचारिक प्रस्ताव किस राज्य ने पास किया था? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM का पहला औपचारिक प्रस्ताव किस राज्य ने पास किया था? तो आपका सही आंसर है उड़ीसा। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन JFM में वन सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किनकी होती है? किनकी होती है? स्थानीय ग्राम की होती है और सुरक्षा समितियों एवं वन की होती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। बिहार में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, मतलब बिहार के अंदर हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट इन बिहार क्या क्या है। तो आप जानते हैं कि बिहार में फॉरेस्ट का परसेंटेज जो है बहुत ही दयनीय है। वो कितना है? 7% है। कितना है? 7% है, इससे ज्यादा नहीं है। और समटाइम्स 7.1 भी बोलता है, 7.2 भी बोलता है, वो दिक्कत वाली बात नहीं। डाटा मैक्सिमम आपको 7% देखने को मिलेगा। बिहार में मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस वन पाए जाते हैं। पश्चिम चंपारण कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? पश्चिम चंपारण में, गया में, नवादा में, जमुई में, मुंगेर में और बांका जिला, ये सब जो है, इन सब जगहों पर इन सब क्षेत्रों में आपको वन पाए जाएंगे, है ना। बिहार में सर्वाधिक वन भी पाया जाता है आपका पश्चिम चंपारण में, ये आपको मालूम है। जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये कहां पर है भाई? पश्चिम चंपारण जिले में स्थित बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। कोई दिक्कत है? उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो कावड़ झील है जो कि बेगूसराय में स्थित है, कुशेश्वर स्थान है जो कि दरभंगा में स्थित है, पक्षी विहार के लिए ये सब जाना जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाता है सवाल कि बिहार में किस तरह का वन पाया जाता है? बिहार में किस तरह का वन पाया जाता है? तो आप सवाल का आंसर सीधा करेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस या फिर ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस या फिर ड्राई डेसिडुअस। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं सवाल की तरफ। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो क्या वो पश्चिम चंपारण है, मुंगेर है, बेगूसराय, पटना है? तो पश्चिम चंपारण इज राइट ऑप्शन। आप आंख बंद करके आप टिक्की लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? बेगूसराय में आपको कांवड़ झील देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कांवड़ झील देखने को मिलता है। चलिए अगला स्लाइड पर पहुंचते हैं। वन संरक्षण के प्रभावी उपाय आपसे पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण के प्रभावी उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप ये 4-5 बातें लिख देंगे, वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और उससे अगर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो ये चीजें हैं। सबसे पहला, संरक्षण के 3 मुख्य स्तंभ की अगर बात करते हैं, पिलर की बात करते हैं, तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। ये कितना सारा क्लास में हमने बता दिया है कि वृक्षारोपण क्यों इंपॉर्टेंट है, वृक्षारोपण से क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। एफोरेस्टेशन, बंजर एवं खाली पड़ी भूमि पर नए पेड़ लगाना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? वृक्षारोपण कहते हैं। तो उससे हमारा वन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है।
एफोरेस्टेशन से वन बढ़ता है। अनियंत्रित कटाई पर रोक, है ना, अनलिमिटेड काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं लेकिन काट पूरा रहे हैं। अभी आप जानते हो हर जगह हर मतलब कह लीजिए, है ना, स्टेट हाईवे कहीं पर बन रहा है या फिर नेशनल हाईवे कहीं पर बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर। तो वो जो एरिया में मतलब चौड़ीकरण हो रहा है रोडों का, सड़कों का, जो सालों साल से सड़क के बगल में पेड़ उगे हुए थे उनको आप काट दे रहे हो और कुछ लगा नहीं रहे, उसके बदले लगा भी रहे हैं तो 10 लगा रहा है तो 1-2 उसमें होता है उसको, क्योंकि देख रेख है नहीं, रख रखाव कुछ है नहीं, तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो पेड़ पौधे लग नहीं रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, बस काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक मतलब वन संरक्षण में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर वन को संरक्षित किया जा सकता है। इस पर लगाम लगाना आवश्यक है। अनियंत्रित कटाई पर लगाम लगाना पड़ेगा। ठीक है। दावानल फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर आप जानते हैं गर्मियों के दिनों में होता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है जंगलों में। तो जंगल के जो पत्ते होते हैं ना वो एकदम सूखे सूखे फड़फड़िया इधर से उधर हो रहा है, वही टकरा टकरा के हो जाता है। कभी कभी घर्षण से वहां पर आग लग जाती है, घर्षण से आग लगा तो हेक्टेयर्स में किलोमीटर्स में आग लगा रहता है। आप देखते हैं अमेजन फॉरेस्ट में हेलीकॉप्टर से पानी डाला जाता है, हेलीकॉप्टर से, समझ रहे हो, हेलीकॉप्टर से डाला जाता है कि भैया आग बुझाया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में आग लग जाता है। वही एरिया क्या कहलाता है, हमारा फॉरेस्ट फायर कहलाता है। उससे भी तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, तो उस पर कंट्रोल करना है, उस पर नियंत्रण करवाना है। इस ये सारे काम से करके हम वन को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। वनों में लगने वाली आग को बुझाने की आधुनिक तकनीक को अपनाना, समझ गए। जन जागरूकता की अगर बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा वन महोत्सव जैसे कार्य करना है, जैसे कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाना है, वन महोत्सव वगैरह करवाना है। समझ गए, नहीं समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, वनों का विनाश से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। वनों का विनाश से बचने के लिए वृक्षारोपण करना, आग से बचाव करना, कटाई पर नियंत्रण, उपर्युक्त में से सभी। तो क्या होगा भैया, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी, है ना। प्रत्येक वर्ष भारत में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है भारत में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या कृषि मेला है, पर्यावरण दिवस है, पृथ्वी दिवस है, नहीं, वो कौन सा है, वन महोत्सव है। वन महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कई सारे राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग अलग नाम से भी जाना जाता है वन महोत्सव। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पवित्र उपवन एवं सांस्कृतिक संरक्षण। आपसे पूछा जा सकता है कि सैक्रेड ग्रोव्स या फिर सांस्कृतिक संरक्षण किस तरीके से वन के संरक्षण में मदद पहुंचाती है, वन को संरक्षित करती है। तो आप जानते हैं कि कुछ कुछ इलाके, कुछ जगहों पर क्या होता है कि लोग रिलीजियस फेथ के तहत वनों को काटना धर्म के खिलाफ समझते हैं कि यहाँ पर देवी देवता का वास है, अगर इन जगहों को यहाँ के पेड़ पौधों को काटा गया तो श्राप लगेगा, यहाँ के पेड़ पौधों को काटा गया तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, है ना। ये उनकी आस्था से जुड़ी हुई चीज होती है। तो उन सारे जगहों, अगर कोई रिलीजन का या फिर किसी मतलब कह लीजिए धार्मिक आस्था अगर किसी वन से जुड़ जाता है तो वो वन तो समझिए सुरक्षित है कि नहीं है, वन सुरक्षित है, ये भी एक तरीके का संरक्षण ही है, एक तरह का संरक्षण ही है। वो आस्था की बात अलग है, लेकिन उससे फायदा जो हमें हो रहा है तो वन का संरक्षण हो रहा है, इस बात को समझना है। तो भारत में प्रकृति पूजा की प्राचीन परंपरा रही है। आदिवासियों और समाज द्वारा देवी देवताओं के नाम पर छोड़े गए वन खंड, वहां पर किसी भी तरह का छेड़खानी लोग नहीं करते हैं, समझ गए। उसके बाद आता है इन वनों में पेड़ काटना या वन्य जीवों का शिकार करना धार्मिक रूप से क्या होता है, वर्जित होता है, बिल्कुल ही मना होता है, वहां पर नहीं काटा जा सकता है। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये स्थान जाने जाते हैं। जैसे मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ियों को पवित्र उपवन होता है ना। खासी जैंतिया आप तो जानते ही, वहां पर तो पहाड़ी का नाम ही है, गारो खासी जैंतिया तीन है। राजस्थान में क्या नाम से जाना जाता है, ओरन, और महाराष्ट्र में देवराई, झारखंड में सरना। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में एक सरना नाम का शब्दावली से आप क्या समझते हैं, महाराष्ट्र में देवराई नाम के शब्दावली से आप क्या समझते हैं। तो आप सीधा कहेंगे कि ये क्या है, एक सांस्कृतिक संरक्षण है, पवित्र उपवन एवं सांस्कृतिक संरक्षण है। किसका, वनों का, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां के जो आदिवासी, वहां के जो
जनता लोग हैं, पेड़ पौधों को क्या मानते हैं? भगवान का वास मानते हैं या फिर ईश्वर का वास मानते हैं, जिसके वजह से वहां पर किसी भी तरह का पेड़ की कटाई वटाई नहीं होती है। अगर कोई ये हरकत करता है तो वो धार्मिक हिसाब से क्या है? वर्जित है। धार्मिक में धर्म में ऐसी कोई उन लोगों को कोई स्थान नहीं है पेड़ वेड़ काटने का। तो मतलब सीधा ये समझिए कि ओरन हो गया कहाँ? राजस्थान में, महाराष्ट्र में देवराई, झारखंड में सड़ना। याद रहेगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। धार्मिक आस्था के आधार पर आदिवासियों द्वारा संरक्षित छोड़े गए वनों को क्या कहा जाता है? धार्मिक आस्था के आधार पर आदिवासियों द्वारा संरक्षित छोड़े गए वनों को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक वन, बंजर भूमि, कृषि क्षेत्र या पवित्र उपवन? तो उसको सेक्रेड ग्रोव्स या फिर पवित्र उपवन कहा जाता है। क्लियर है? झारखंड में आदिवासी समुदाय द्वारा पवित्र उपवन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो झारखंड में किस नाम से अभी बताया हमने? झारखंड में बताया सड़ना, महाराष्ट्र में देवरई, उसके बाद राजस्थान में, समझ गए? चलिए अब देखते हैं वन एवं वन्य जीव का आर्थिक महत्व। वन और वन्य जीव का आर्थिक महत्व क्या है? कैसे ये इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है, कैसे फाइनेंशियली मदद करता है? ठीक है, तो इमारती लकड़ी देता है, इमारती लकड़ी देता है। टिम्बर कौन कौन सा? सागवान का, जो कि बहुत महंगा होता है। साल, टीक बहुत महंगा। शीशम आपको देखने को नहीं मिलता है। आदि से फर्नीचर और ये सारी चीजें निर्माण होते हैं। डेकोरेशन वगैरह घर में जितनी चीजें लगाते हो, है ना, तो निर्माण होता है। तो ये लकड़ियां काफी महंगी होती हैं, तो यहाँ से पैसे आते हैं, जिसकी वजह से लोग काटना वाटना शुरू कर दिया है। गौन उत्पाद की अगर बात करते हैं, माइनर प्रोड्यूस की हम लोग बात करेंगे, तो गोंद हो गया, गोंद, है ना, उसके बाद शहद है, लाख हो गया, फल हो गया, रेजिन हो गया, और तथा औषधियां हो गया। ठीक है, ये सब माइनर प्रोड्यूस है, बट आप कह सकते हैं कि इससे ज्यादा तो नुकसान नहीं होता है। औषधियां से जरूर नुकसान हो रहा है। ठीक है, औषधियां जिस पौधे से वगैरह से निकलता है, तो वो तो एकदम धड़ल्ले से काटा जा रहा है, तो वो पौधा ही विलुप्त कर दे रहे हैं लोग, इतना ज्यादा उनका दोहन कर ले रहे हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की बात करें, ये तो डायरेक्ट था। ये क्या था? डायरेक्ट था। दो तरह से लाभ पहुंचता है, डायरेक्ट प्रॉफिट और दूसरे बात इनडायरेक्ट प्रॉफिट। तो इनडायरेक्ट प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगा पर्यटन एवं इको टूरिज्म, है ना, ऐसे जगह जहां पर हरियाली भरी हुई है, आपने उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो लोग वहां घूमने फिरने जाते हैं, देखने जाते हैं। कुछ आप टिकट रख लेते हो, फीस रख देते हो, तो आसपास घूम लिया, इधर उधर, एक मतलब स्ट्रिक्ट एक एरिया बना करके उसी में घूमता फिरता है आदमी, तो वहां का अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग एटमॉस्फेयर होता है। तो वहां पर कुछ ना कुछ पैसे दे करके लोग जाते हैं, रोजगार वगैरह भी सृजन होता है लोगों का। वर्षा चक्र और कृषि उत्पादकता को बनाए रखने में क्या है? योगदान है। ठीक है, जबकि ये क्या होना चाहिए? प्रायर होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट कह लीजिए। अगर वर्षा चक्र ना हो तो कैसे क्या? खैर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्राप्त होने वाला अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लाभ है? तो आप इमारती लकड़ी क्या इनडायरेक्ट है? गोंद और शहद क्या इनडायरेक्ट है? पर्यटन एवं पर्यावरण संतुलन इनडायरेक्ट है? फल क्या है? वनों से कौन सा पर्यावरण होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ है? तो आपको गोंद और शहद कह सकते हैं। फल भी होगा, ठीक है, इसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी। डायरेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे, क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, करोगे डायरेक्ट करोगे तब इसका राइट आंसर होगा इमारती लकड़ियां। क्योंकि आप इनडायरेक्ट की अगर बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट पूछा है ना? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनडायरेक्ट में हो जाएगा पर्यटन एवं पर्यावरण संतुलन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाली फर्नीचर लकड़ी सागवान टीक मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में मिलती है? पतझड़ पर्णपाती वन या फिर मैंग्रोव वन या फिर कांटेदार वन या अल्पाइन वन? कौन सा है उच्च गुणवत्ता वाली फर्नीचर लकड़ी? कौन सा है? सागवान। सागवान आपको कहां पर मिलेगा? पतझड़ पर्णपाती में या कांटेदार वन में? कांटेदार में तो बिल्कुल नहीं मिलना है। अल्पाइन में भी नहीं मिलना है। ठीक है, मैंग्रोव वन में, तो मैंग्रोव तो भैया दलदली हो गया, तो आपको कहाँ मिलेगा? पर्णपाती वन और पतझड़ में मिलता है। समझ गए? चलिए, अब बस ये रह गया है एससीईआरटी का आपका कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में, पूरे भारत की बात करी जा रही है, तो 2001 का डाटा पूछा है ना, तो
19.27%, 25 20, हाँ 19.27% इज द राइट आंसर। अभी जो है 24 पॉइंट समथिंग परसेंट आ चुका है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, ये हमने अभी अभी बताया था। 14 तो नहीं है, 28 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, कितना है, 7% है। कितना है, 7% है, समझ गए। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो 80% है क्या, नहीं। 50% है, नहीं। 75% है, नहीं। कितना है, 60.11%। कितना है, 60.11% है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार आपको देखने को मिलता है, तो क्या केरल है ये, तो बिल्कुल गलत आंसर है। कर्नाटक है, तो नहीं है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं है। सही वाला आंसर कौन है, ये मध्य प्रदेश है। वो भी किसके दृष्टि से, एरिया के दृष्टि से। किसके दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अदरवाइज परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज आपको मिजोरम रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो है 3। कितना है, 3 है। आप जानते हैं एक होता है रिजर्व्ड, क्या होता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, है ना। दूसरा वाला था आपका क्या, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा था वाला था अनक्लास्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो क्या ये 30,000 है, तो नहीं है ये 30,000। 25,200 भी नहीं है, 200 लेकिन जरूर शामिल होना चाहिए। हाँ 35,500 भी नहीं है, 26,200 शामिल है। 26,200 बंजर भूमि कह लीजिए या फिर अनुपजाऊ भूमि कह लीजिए, उनको उपजाऊ बनाया गया या फिर उनको क्या किया गया, कृषि में शामिल कर लिया गया, कृषि क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, समझ गए। संविधान की धारा 21 का स्तंभ किससे है, क्या वो मृदा संरक्षण है ना, क्या वो खनिज है ना, जल संरक्षण है ना, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। किससे है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1948 की बात हो रही है, कितना, 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर, तो 4 अरब हेक्टेयर इज द राइट आंसर। 4 अरब हेक्टेयर पर जो है, भूमि पर जो है वन का विस्तार था। क्या याद रहेगा, रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण का उल्लेख कीजिए। बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण का उल्लेख करना है, तो बिहार में आप सीधा बात पे लिख सकते हैं, कृषि भूमि का विस्तार, इमारती लकड़ी व ईंधन हेतु अनियंत्रित कटाई। ठीक है, ये 2 बात आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, पॉज कीजिए, लिख लीजिए। वन के पर्यावरण महत्व का संक्षेप में वर्णन करें। वन के पर्यावरण का महत्व को संक्षेप में वर्णन करना है ना। वन के मुख्य पर्यावरणीय महत्व आप सबसे पहला देखिए कि ऑक्सीजन देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो अवशोषण करता है, उसके साथ ही साथ वाटर साइकिल में मदद करता है, वनों से जुड़े मिट्टी को बांधकर मृदा अपरदन को रोकती है, वर्षा जल के भूजल पुनर्भरण में मदद करती है। ठीक है, बहुत ही आसान लफ्जों में आपको पूरी बात लिख दी है, और ये सब जो बात है, बड़े बड़े टर्म है, ये बड़े टर्म है। ठीक है, ये सब बड़े टर्म है, उत्सर्जन करती है, क्या क्या है, तो इन सब को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखा है, बता दिया है आपको अच्छे से। आप इतना भी लिख के आ सकते हैं, अदरवाइज और ज्यादा लिखना है तो आप लेक्चर देख लीजिए, अभी बता देता हूँ। ठीक है, वनों के ह्रास की अगर बात करते हैं, डिफोरेस्टेशन के 3 मुख्य कारकों को लिखना है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन कौन सा है, कृषि भूमि का विस्तार एवं झूम खेती, इससे क्या हो रहा है, पेड़ वेड़ की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। उसके बाद आता है बड़ी घाटी नदी घाटी परियोजना एवं शहरीकरण, इससे भी हो रहा है। ठीक है, अनियंत्रित खनन माइनिंग तथा सड़कें रेल मार्ग, इससे भी नुकसान पहुंच रहा है। ये 3 बातें लिख देंगे और आप इसके सामने और थोड़ा बहुत मिला जुला करके लिख दें, आंसर कंप्लीट है। चिपको आंदोलन के बारे में अभी अभी आपको पढ़ाया हूं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत है, नहीं ना। देख लो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप शॉर्ट ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्या थोड़ा छोटा नहीं दिख रहा है, क्या छोटा दिख रहा है ना।
आई होप कुछ छोटा लग रहा है। अच्छा, फ़ॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक। हाँ, चलिए समझ गया। हाँ, चलिए ठीक है, आपको मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपने समझ ली होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आज के क्लास में। अगर तब भी कोई दिक्कत रह गई है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जुड़िए विद्या मंत्र ए टू जेड से, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पढ़िए मन लगा करके, मन लगा करके पढ़िए। अभी 10th क्लास की चीज़ें करवा रहा हूँ, 10th क्लास की चीज़ें हो रही हैं। एक बात मैं बार-बार कह देता हूँ, ठीक है? आपकी मेंबरशिप आपकी मेंबरशिप जो है अभी फरवरी-मार्च तक है। हमारे पास नहीं, किसी बैंक में नहीं, घर में। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेंबरशिप पर खतरा है। हो सकता है कि आपका मेंबरशिप जा सकता है। इसीलिए अभी मेहनत कीजिए और मेंबरशिप को बनाए रखिए। मेंबरशिप को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।